हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2012 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें हम हिंदी भाषा के प्रश्नों को हल करेंगे। और ये परीक्षा हुई थी जनवरी 2012 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा किस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना जानती है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन बी है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। ऑप्शन सी है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। और ऑप्शन डी है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो मंदिरा के संबंध में आपको सही कथन बताना है। वो किस तरह के वाक्य बोल रही है? मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो ये किस तरह के वाक्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। मंदिरा लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा के संबंध में आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन ए है कि नियमों की जानकारी से ही निखरती है। भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है। ऑप्शन बी है विद्यालय में ही सीखी जाती है। ऑप्शन सी है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और ऑप्शन डी है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो भाषा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। इनमें से आपको बताना है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए है भाषा की विभिन्न छटाएं। ऑप्शन बी है अभ्यासों में वैविध्य। ऑप्शन सी है पाठों की संख्या। और ऑप्शन डी है विषय वस्तु में वैविध्य। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठों की संख्या। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है पाठों की संख्या। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। भाषा के संबंध में आपको बताना है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन ए किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। ऑप्शन बी एक कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। ऑप्शन सी शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें आपको बताना है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और
भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन बी है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। ऑप्शन सी है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। और ऑप्शन डी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? प्रश्न है हमारा, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन ए है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। ऑप्शन सी है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। और ऑप्शन डी है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 96 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। ऑप्शन बी है विदेशी साहित्य की रचनाएं। ऑप्शन सी ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हैं और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ऑप्शन डी है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपको इनमें बताना है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। ऑप्शन बी है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। ऑप्शन सी है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। और ऑप्शन डी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। तो कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? ऑप्शन ए है व्याकरणिक नियम। ऑप्शन बी है सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन सी है काव्य सौंदर्य। और ऑप्शन डी है निबंध लिखने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने की क्षमता का आकलन। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका बताना है आपको कि इनमें से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। ऑप्शन बी है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि
संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन सी है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए और ऑप्शन डी है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है ऑप्शन बी, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यही हमारा सबसे उचित तरीका है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? इनमें आपको बताना है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते समय कम शब्द पे अगर ध्यान नहीं देंगे कि सबसे कम, तो आपका क्वेश्चन आंसर देने में शायद दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट आप पढ़ लेंगे कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से पढ़ लीजिए। क्या होता है कि कभी कभी जल्दी जल्दी में ना हम नहीं वाले, कम वाले, मतलब जो नकारात्मक आंसर मांगता है हमसे, हम उस शब्द को इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है समृद्ध भाषिक वातावरण, ऑप्शन बी है भाषा के व्याकरणिक नियम, ऑप्शन सी है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और ऑप्शन डी है भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समृद्ध भाषिक वातावरण। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन सी कह रहा है कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए और ऑप्शन डी कह रहा है कि कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहुभाषिकता के विषय में आपको बताना है कि बहुभाषिकता क्या है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। बहुभाषिकता के संबंध में ऑप्शन ए कह रहा है कि भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। ऑप्शन बी कह रहा है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। ऑप्शन सी कह रहा है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है और ऑप्शन डी कह रहा है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कोरी स्लेट होते हैं और ऑप्शन डी कह रहा है कि भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, इसके बारे में कौन सा कथन सही है?
तो बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अंतर्गत एक गद्यांश दिया रहता है और गद्यांश को पढ़ के आपको इस गद्यांश के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो वीडियो भी लंबा होगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं और आप बाद में रोक के स्किप करके वीडियो को और पढ़ लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से रिवीजन में कर लीजिएगा। तो सीधा हम लोग आंसर और क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है इसमें से 106 का, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किससे जुड़ा हुआ था? समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणित, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दुकानदारी करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों को गणित सीखना चाहिए। तो अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि, जो बच्चे दुकान में काम करते हैं या दुकान चलाते हैं तो जब हिसाब करते तो उनमें गलती बहुत कम होती है या गलती नहीं करते। क्यों? इसका क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वे जन्म से ही बहुत ही दक्ष हैं। ऑप्शन बी, वे कभी भी गलती नहीं करते। ऑप्शन सी, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। और ऑप्शन डी, इसमें उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। तो दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर कैसा होता है? प्रश्न है हमारा कि जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन कैसा होता है अक्सर? ऑप्शन ए कह रहा है अच्छा होता है। ऑप्शन बी कह रहा है खराब अच्छा होता रहता है। ऑप्शन सी संतोषजनक होता है। और ऑप्शन डी खराब होता है। तो जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खराब अच्छा होता रहता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को संकुचित कर सकता है। ऑप्शन बी है सीमित कर सकता है। ऑप्शन सी बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। और ऑप्शन डी है बनाने में मदद करता है। सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित
सीमित भी कर सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करते हैं, तो बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 112, इक प्रत्यय का उदाहरण बताइए। इनमें से आपको इक प्रत्यय का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए है संकुचित, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक, ऑप्शन सी है चूंकि और ऑप्शन डी है सीमित। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है। तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक, इक प्रत्यय का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 113, मनगणित का क्या अर्थ है। मनगणित का अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन ए है मन ही मन हिसाब लगाना, ऑप्शन बी है कठिन गणित, ऑप्शन सी है मनगढ़ंत गणित और ऑप्शन डी है मनपसंद गणित। तो मनगणित का अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन ही मन हिसाब लगाना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनगणित का अर्थ है मन ही मन हिसाब लगाना। अगला प्रश्न, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अध्ययन किया गया, ऑप्शन बी है दुकान संभालते हैं, ऑप्शन सी है हिसाब लगाते हैं और ऑप्शन डी है स्कूल जाते हैं। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है इनमें से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्ययन किया गया। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है अध्ययन किया गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसके अंतर्गत एक कविता या पद्यांश दिया रहता है जिसमें हमें पढ़ के और इसका उत्तर देना होता है। तो जैसे हम लोग ऊपर गद्यांश पढ़ के उत्तर दिए हैं, वैसे ही इसमें कविता को पढ़ के उत्तर देना है। ये हर बार सीटेट में पूछा जाता है इस तरह के, एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया रहता है और इनमें से आपको छांट के इसी के अकॉर्डिंग उत्तर देना होता है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा इसमें, हरा भरा जीवन का अर्थ है। हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है खुशियों से परिपूर्ण जीवन, ऑप्शन बी पेड़ पौधों से घिरा जीवन, ऑप्शन सी हरे रंगों से भरा जीवन और ऑप्शन डी है हरियाली युक्त जीवन। तो हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है, तो 115 का राइट आंसर होगा खुशियों से परिपूर्ण जीवन। हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी चीजें बाहर लेकर आती। जब आप पूरा उस कविता को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको आंसर देने में बड़ा आसानी होगा। तो जब आप वीडियो देखिएगा तो इसको रोक के वीडियो को और पहले पूरा कविता को पढ़ लीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चीजें बाहर लेकर आती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पेड़ों की हवा, ऑप्शन बी नदियों की आवाज़, ऑप्शन सी पहाड़ों की चोटियाँ और ऑप्शन डी समस्त प्राकृतिक उपादान। तो कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्त प्राकृतिक उपादान। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा समस्त प्राकृतिक उपादान। अगला प्रश्न, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। पौधों व डालियां, ऑप्शन बी वृंद लताएं, ऑप्शन सी हरा भरा जीवन, ऑप्शन डी प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। तो कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कवि यह संदेश देना चाहता है कि, कवि क्या संदेश देना चाहता है इस कविता के माध्यम से? ऑप्शन ए कह रहा है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि जीवन में सब बेकार है। ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। और ऑप्शन डी है प्रकृति में पेड़ पौधे नदियां पर्वत शामिल हैं। तो कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है व्यक्तियों का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। तो जग से तुम है, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 119 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 120, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अनुपम से तात्पर्य है, अनुपम से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए करा है जिसकी उपमा न दी जा सके। ऑप्शन सी बी है सुखद। ऑप्शन सी आनंद में। और ऑप्शन डी है मनोहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसकी उपमा न दी जा सके। अनुपम से अभिप्राय है जिसकी उपमा न दी जा सके। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।